तो चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है। अच्छा, इसको अपन डीपली समझेंगे, ठीक है? कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि कुछ ज़्यादा ही डीपली समझाया गया है, लेकिन ये आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको ये क्लास 10th में ऊपर-ऊपर से करा दूँगा ना, तो आपको ये चैप्टर क्लास 10th में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप 11th-12th में जाओगे तो आपको यही चैप्टर सबसे सबसे मुश्किल लगेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको डीपली ही समझिएगा, ठीक है? अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या है वो समझ लो। पहले आप लेक्चर देख लेना, लेक्चर देखने के बाद जो भूमिका है, ये जो भूमिका दे रखी है, इस भूमिका को पढ़ना, क्योंकि वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जाती, है ना? ये जितनी बातें बताई गई हैं कॉम्टे डे बुफन के बारे में, कि इन्होंने 4040 बार सिक्का उछाला, इसमें से इतने चित्त प्राप्त किए। ये जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं, सारी बातें आप पढ़िएगा, इन बॉक्सेस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो लेक्चर पहले देखना है, लेक्चर देखने के बाद उसके बाद फिर आपको यहाँ तक उदाहरण से पहले जितनी भी भूमिका है, इसको पढ़ना है, अपने आप खुद ब खुद, है ना? और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा। बहुत आसान चैप्टर है, कराने को तो इसको सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर एक फ़ॉर्मूला बता कर के सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी 11th क्लास के या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, 11th-12th में जाने के बाद ये चैप्टर सबसे मुश्किल लगने लगता है स्टूडेंट्स को। क्यों लगता है? क्योंकि वो 9th-10th में इसको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से पढ़ के आते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद इस बेसिक्स को ज़रूर पढ़िए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलो। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, पहले थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? तो हेडिंग डालते हैं हम, अध्याय 15वाँ, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रायिकता का सिंपल भाषा में मतलब है चांस। क्या मतलब है? चांस। आपने कई बार शब्द सुना होगा ना, कि भाई कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट चांस नहीं है, है ना? हम कई बार बोल देते हैं यार कि मैं तो पक्का फेल हूँ, मैं तो पक्का पास हूँ, 100% चांस है, मैं तो पक्का पास होऊँगा, बोल देते हैं ना? कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि आज तो थोड़ा मौसम ख़राब है, तो 100% चांस है कि बारिश आएगी। मान लो कभी मैच देख रहे हो आप, तो आप कह सकते हो यार 50-50 चांस है यार, 50-50% चांस है कि ये टीम जीत जाए, 50% चांस है कि ये टीम हार जाए। तो चांस को मैथमेटिक्स की भाषा में प्रायिकता बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? प्रायिकता, ठीक है? अगर आप गूगल पे प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना, मतलब आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी के पर्यायवाची बताओ, तो प्रोबेबिलिटी का पर्यायवाची होता है चांस, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो एक सिक्का है, ये अपने पास एक सिक्का है, जो कि कुछ इस तरीके का है। सिक्के के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है ना? अच्छा, अब कई सोचते हैं कि हेड कौन-सा होता है, टेल कौन-सा होता है। वो आप किसी को भी मान सकते हैं। अलग-अलग सिक्के में अलग-अलग हेड टेल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हेड यही होगा, टेल यही होगा। मान लो आप अमेरिकी कोई सिक्का देखेंगे तो उसका हेड टेल अलग होगा, भारतीय सिक्के का हेड टेल अलग होगा। जनरली उसको समझा जाता है जिस पे अशोक स्तंभ होता है ना, एक सिक्के के एक साइड पे अशोक स्तंभ होता है, उसको हम हेड समझते हैं। हिंदी में बोल देते हैं उसको चित्त, ठीक है? और अशोक स्तंभ के जो दूसरी तरफ होता है, जिस पे आपका 1 या 2 लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं पट। इंग्लिश में बोलते हैं टेल, है ना? वैसे आप किसी को भी हेड और किसी को भी टेल बोल सकते हो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसी को हेड बोलना है, ठीक है? तो एक सिक्का है, इसके 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। आपने इस सिक्के को हवा में उछाल दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है? उछालने के बाद ये नीचे भी गिरेगा। तो जब सिक्का हवा में था, तो आपने किसी से पूछा कि बताओ भाई, हेड आने के कितने परसेंट चांस हैं? तो वो सामने वाला क्या कहता है कि भैया 50-50 चांस है। क्या कहा उसने? 50-50, ठीक है? अब ये 50-50 का मतलब क्या हुआ कि 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए, है ना? तो ये जो 50% आपने बोला है ना, इसी को आप बोलते हैं प्रायिकता। आपने हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली, कितनी? 50%, या फिर आप कह लो हेड आने का चांस कितना है? 50% है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है, ठीक है? अच्छा, 50% को लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50/100, है ना? इस 50% को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 50/100। इसको सोल्व करोगे तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया।
है ना। तो ये हो गया आपका हाफ, ये हो गया आपका हाफ। 1/2 का मतलब क्या, हाफ हो गया ना। यानी जब आप सिक्का उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। ठीक है। अब ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, चाहे आप इसको परसेंटेज में लिख लो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो, ये दोनों की दोनों ही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं, प्रायिकता कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो ये तो हो गया एक एग्जांपल प्रायिकता का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि 2 टीमें हैं, एक टीम है ए, एक टीम है बी। ठीक है? फुटबॉल मैच चल रहा है या फिर क्रिकेट मैच समझ लो। 2 टीमें हैं और दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी हैं और ये दोनों टीमें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ठीक है? तो कोई आपसे पूछे कि यार बताओ, ए के जीतने के कितने परसेंट चांस हैं? तो आप वापस से कहोगे कि भैया 50-50 है, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी तरह खेल रही हैं, तो आपने कह दिया 50-50 है। अब वापस से 50-50 का क्या मतलब हुआ कि 50% चांस है कि ए जीत जाए और 50% चांस है कि बी भी जीत सकती है ना? 50-50 का मतलब यही हुआ। ठीक है? अब मैं इस 50% को और अच्छी तरह से लिखूँ तो इसको बाय 50/100 लिख सकता हूँ। इसको भी मैं 50/100 लिख सकता हूँ। कट के वापस से मुझे हाफ-हाफ मिलेगा। यानी हाफ चांस है कि ए टीम जीत जाए और हाफ चांस है कि बी टीम भी जीत सकती है। ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 का क्या मतलब है? ये जो आपने 1/2 लिखा, तो यहाँ पे 2 का क्या मतलब है? कि भैया कुल कितनी टीमें खेल रही हैं? कुल कितना है? कुल कितना है? जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, वो आपको क्या क्या बताएगा कि कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 का क्या मतलब है? कि भैया क्या-क्या आ सकता है? उसके कुल परिणाम कितने हैं? कुल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? वो हैं 2, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर नीचे वाले का मतलब हो गया कुल कितने हैं? ठीक है। अच्छा, इस ऊपर वाले का क्या मतलब है? ऊपर वाला जब आपने 1 लिखा तो इसका क्या मतलब है? कि भैया कितने जीतेंगी? मान लो ए और बी दोनों मैच चल रहे हैं, तो कोई एक ही टीम जीतेगी, ऐसा तो है नहीं कि भई दोनों की दोनों टीम जीत गई, दोनों की दोनों टीम हार गई, है ना? तो कोई एक ही टीम मैच मैच जीतेगी। तो ऊपर वाले का क्या मतलब हो गया? ऊपर वाले का मतलब हो गया कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, जो परिणाम आप चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ए टीम जीत जाए, है ना? तो ए टीम कितनी है? एक ही है। 2 टीमों में से एक ए होगी, एक बी होगी, तो ए टीम कितनी है? सिर्फ़ एक ही है। अनुकूल परिणाम आपके लिए हो गया 1 और कुल परिणाम आपके लिए क्या हो गया? 2। यानी ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रायिकता होगी आपकी 1/2। यहाँ से हम प्रायिकता का फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रायिकता का फ़ॉर्मूला हो गया अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का फ़ॉर्मूला होता है। एक एग्ज़ाम्पल और कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये आपका क्या है? प्रायिकता का फ़ॉर्मूला है। इसको आप नोट कर लीजिए इतना। ठीक? ठीक है? अच्छा, अब 1-2 बातें और रह गई, इसमें वो पहले बता देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्पल करते हैं। प्रायिकता को डिनोट कैसे करते हैं? पी से, है ना? जैसे आप प्रायिकता निकालना चाहते हैं हेड की, तो आप पी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट। प्रायिकता किसकी? हेड की। तो पी ब्रैकेट हेड आने की, हेड आने की, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। आप क्या चाहते हैं? हेड आ जाए। तो हेड कितनी बार है? एक ही बार है। जब आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड सिर्फ़ एक ही बार है ना, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या-क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। आप ये मत समझिए कि सिक्का उछालो तो वो बीचों-बीच खड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम नहीं लेते, इसे फुल में होता है। शोले पिक्चर में हुआ था ना, कि उसने सिक्का उछाला और वो ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, है ना? ये सिर्फ़ फ़िल्मों के लिए है, रियल लाइफ़ में आप इसको इंक्लूड नहीं करते। तो अनुकूल परिणाम हो गया आपके 1 और कुल परिणाम कितना हो गया? 2। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी? 1/2। इस तरीके से आपको रिप्रेज़ेंट करना होता है।
बात समझ में आई? ठीक है? चलिए फिर एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिएगा। देखो जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 अब की बार मेरे पास एक पासा है, जिसको हम सांप-सीढ़ी का गिट्टा बोल देते हैं। अब इस पासे पे 6 अंक होते हैं। सांप-सीढ़ी कभी आपने खेली होगी, लूडो कभी खेला होगा, तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 6 अंक होते हैं। जब आप इस गिट्टे को ऐसे लुढ़काते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो जो कुल परिणाम है, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 6। अब यहाँ पे 6 का क्या मतलब है कि भैया 1 भी आ सकता है, इसको मैं दूसरे पेन से रिप्रेज़ेंट करता हूँ। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मान लो कि आपसे प्रायिकता पूछ ली जाए कि बताओ भई प्रायिकता 4 आने की, प्रायिकता किसके? 4 आने की प्रायिकता बताओ। भई मैं जब उस गिट्टे को फेंकूँ तो मेरा 4 आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आप इसको लिखोगे कैसे वो समझो। आप पहले लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल कितने परिणाम हैं? 6 हैं। आपको क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 आपके लिए क्या हो गया? अनुकूल परिणाम हो गया। अनुकूल परिणाम का मतलब हो गया कि जो परिणाम आप चाहते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। जब आपने गिट्टा फेंका तो 4 तो सिर्फ़ 1 ही बार आ सकता है ना? 4 तो सिर्फ़ 1 ही बार आएगा। ऐसा तो है नहीं कि गिट्टे के 2 फेसेस पर 4-4 लिखा हो। मान लो यहाँ पर 3 की बजाय 4 लिखा होता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाती। लेकिन चूँकि यहाँ पे गिट्टे पे 3-4 अलग-अलग लिखे हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या सिर्फ़ 1 हुई। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 1 तो ये हुआ, लेकिन हमें तो 4 चाहिए, है ना? लेकिन समझो इस चीज़ को, अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है कि जो आप चाहते हैं, वो कितनी बार आया हुआ है। जो हम चाहते हैं क्या है? 4। 4 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ़ 1 ही बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रायिकता, ये हो जाएगी अनुकूल परिणामों का अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि है 1 और कुल परिणामों की संख्या जो कि है 6, यानी 1/6 हो जाएगी। अब 1/6 को अगर आप विज़ुअलाइज़ करना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं कि 1/6 का मतलब क्या है? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी 100 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया 100/6। अब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 6 कम 6 40, 6 कुछ कुछ 36, फिर से ऐसे-ऐसे, यानी 16.66% चांस है कि मेरा 4 आ जाए। जब आपने गिट्टे को फेंका तो 16.66% चांस है कि 4 आ जाए। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भैया 5 आने की प्रायिकता बताइए, 5 आने की प्रायिकता, ठीक है? तो 5 कितनी बार आ सकता है? गिट्टे पे 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 ही बार लिखा हुआ है। गिट्टे पे 5 कितनी बार लिखा है? 1 लिखा है। और कुल कितने अंक हैं? कुल 6 अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चीज़ें आ सकती हैं। 5 कितनी बार आया? 1 ही बार आएगा। तो 5 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/6। अब आप इसको भी विजुअलाइज़ करना चाहें, तो इसको भी 100 से गुणा कर सकते हैं, है ना? जनरली 1/6 आने पर हम सोचते हैं कि 1/6 का मतलब क्या होगा? 1/6 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और परसेंटेज को आप ज़्यादा अच्छी तरह से विजुअलाइज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये भी कितना आएगा? 16.66% आएगा। यानी जब मैं गिट्टा फेंकूँगा ना ऐसे, तो 16.66% चांस है कि मेरा 5 आ जाए। ऐसे ही 16.66% चांस है कि 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी। अब 1-2 बातें और बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो ये कुल परिणाम होते हैं ना, ये आपके क्या हैं? कुल परिणाम हैं, कुल परिणाम। अगर मैं इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूँ, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली का वैसे सिंपल भाषा में मतलब होता है घुंघराले। तो अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूँ, तो ये बन जाता है आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। हिंदी में भी इसको बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं प्रविष्ट, प्रविष्ट करके कुछ बोलते हैं। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी सब में इसको एस से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, एस से, ठीक है? मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो समझा देता हूँ। 1 मिनट इसको मिटा दें। मान लो गिट्टे वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे। यहाँ पे एस लिखेंगे, एस।
सैंपल स्पेस कि भैया कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। गिट्टे को उछालोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये आपने सैंपल स्पेस लिख दिया। इसके बाद कुल परिणामों की संख्या 6 हो गई और जो भी परिणाम आपको चाहिए, मान लीजिए आपको 4 आने की प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम आपके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से लिख के इसको सोल्व किया जाता है। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई प्रायिकता की बात, है ना? अब इससे थोड़ा-सा गहराई में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि 9th क्लास में जो प्रायिकता पढ़ी थी और जो 10th क्लास में प्रायिकता पढ़ रहे हैं और जो आगे पढ़ेंगे 11th-12th में, इनमें अंतर क्या है? 9th क्लास में भी आपने प्रायिकता पढ़ी थी ना? तो 9th क्लास की प्रायिकता और 10वीं क्लास की प्रायिकता में क्या अंतर है वो समझना है। ठीक है? पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए फिर, प्रायिकता। 9th क्लास में जो प्रायिकता पढ़ी थी, वो आपने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल प्रायिकता या फिर आप कह लो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। 9th क्लास में जो प्रायिकता पढ़ी थी ना, उसमें आपके पास डाटा होता था। उसमें क्या होता था? डाटा। डाटा किस तरीके से? भई आपको बोल देता था कि भैया एक सिक्का है, मैंने उस सिक्के को 1000 बार उछाला। एग्ज़ाम्पल समझा देते हैं एक बारी। उसमें एग्ज़ाम्पल जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इस तरीके से होते थे कि एक सिक्का है और हमने उस सिक्के को 1000 बार उछाला। कितनी बार उछाला? 1000 बार। जिसमें से मान लो 450 बार हेड आया और 550 बार टेल आया। ठीक है? ये आपको डाटा दिया जाता था। इसके बाद फिर आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते थे। फिर आपसे बोल देता था कि बताओ यार प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड कितनी बार आया? 450 बार। याद है उस टाइम आपका फ़ॉर्मूला होता था अभिप्रज्ञों की कुल संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रज्ञों की कुल संख्या। इस तरीके से फ़ॉर्मूला होता था। वैसे फ़ॉर्मूला किसी को याद नहीं किया जाता था, डायरेक्टली करते थे। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो हेड कितनी बार आया? 450 बार। सिक्का कितनी बार उछाला? 1000 बार। तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 45/100। परसेंटेज में बता देता हूँ आपको मैं, ये हो गया 45%। यानी 45% चांस है कि जब आप 1001वीं बार सिक्का उछालोगे तो 45% चांस है कि हेड आ जाए। ये मतलब होता था क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी का। ठीक है? ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता कि यार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, टेल आने की, तो ये हो गई अपनी 550/1000, 0 से 0 कट गया, ये आ गया अपना 55%। यानी 55% चांस है कि जब आप 1001वीं बार सिक्का उछालोगे तो टेल आएगा। इसका ये मतलब होता था क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी का। क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी का ये मतलब था। लेकिन इसमें कमी थी, एक खामी थी वो समझो। इसमें खामी थी डाटा की ही। मान लो कि यहाँ पे तो मैंने 1000 बार उछाला, लेकिन मान लो कि मैंने सिक्का उछाला 10 बार। क्या उछाला? 10 बार। और हो सकता है कि 10 बार में से 8 बार आपका हेड आया हो। 8 बार क्या आया हो? हेड आया हो। हो सकता है ना, तुक्का तो भिड़ ही सकता है। और हो सकता है कि 2 बार टेल आया हो। तो इस हिसाब से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड आने की, इसकी हेड आने की, तो ये हो जाएगी 8/10, क्योंकि हेड आया 8 बार, कुल कितनी बार उछाला था? 10 बार। तो 8/10 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 80%। यानी 80% चांस है कि जब आप 11वीं बार सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा। लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताओ कि जब आप 11वीं बार सिक्का उछालेंगे तो क्या 80% चांस होगा कि हेड आएगा? नहीं ना? ऐसा तो जो है नहीं, 50-50 चांस है। तो यहाँ पर ये कमी थी। क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसमें ये कमी थी कि भैया ज़रूरी नहीं था। हो सकता था कि वो डाटा पे निर्भर करता था। अगर डाटा ज़्यादा बार लिया गया है ना, तो उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। कैसे? जैसे देखो, सिक्का मैंने 10 बार उछाला, अगर मैं सिक्के को उछालता 10,000 बार, 10,000 बार, है ना? तो जो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये पास पहुँच जाती किसके? 50% के, है ना? या फिर आप कह लो कि ये पास पहुँच जाती 1/2 के। समझे? मान लो आपने 10,000 बार सिक्का उछाला, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, संडे का दिन है, आपने सोचा कि आज तो मैं 10,000 बार सिक्का उछालूँगा। आप ये खुद करिएगा भी। आप एक सिक्का लीजिए, उसको 100 बार उछालिए, है ना? चलो 100 बार भी नहीं, मान लो 50 बार उछाला। 10 बार उछाल लो, 10 बार उछाला, फिर आप 100 पे गए, फिर आप 200 पे गए। जैसे-जैसे आप संख्या को बढ़ाते जाते हैं ना, तो जो प्रायिकता है, वो बराबर होती जाती है 1/2, 1/2, 1/2, यानी 50% के बराबर होती जाएगी।
आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सिक्का लीजिए, सिक्के को 100 बार उछालिए और नोट कीजिए आपके क्या-क्या आउटकम्स आए हैं। हो सकता है हेड आए, कई बार टेल आए, हेड आए, टेल आए। तो जब आप हेड आने की प्रायिकता देखेंगे ना, तो मान लो कि आप जब सिक्का उछालेंगे 100 बार, तो मैक्सिमम चांस है कि सिक्का पि हेड जो है 45 बार आया हो, है ना? 100 बार आपने सिक्का उछाला तो 45% हो गई, ठीक है? तो जितनी बार आप सिक्का उछालेंगे, मान लो आपने 100 की बजाय 1000 कर दिया, 1000 की बजाय 2000 कर दिया, संभव नहीं है लेकिन आपने कोशिश की कि मैं 2000 बार सिक्के उछाल के देखूँगा ही देखूँगा। तो आपने 2000 बार सिक्के उछाल लिए। तो जब आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हेड की प्रायिकता निकालेंगे ना, तो आप यकीन मानिए वो प्रायिकता 50% के पास पहुँच जाएगी। हो सकता है कि 49% हो लेकिन इसके पास पहुँच जाएगी। समझ रहे हो? तो जो क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पड़ी थी, उसमें कमी क्या थी? डाटा की थी। भाई अगर डाटा ज़्यादा होगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह से मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। लेकिन डाटा अगर आप कम हो गया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती थी, उसमें गलत निकल जाती थी। ये इसकी कमी थी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में सारी जगह कमी थी, नहीं। वो एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच थी प्रायिकता की, उसको हम अ, क बहुत जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट में यूज़ करते हैं। मान लो, समझना इस चीज़ को, मान लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड आपको दे दिया जाए। पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड दे दिया, उसमें कह दिया कि भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी भी हार नहीं खाई। यानी 10 बार भारत जीतता है। 10 मैच हुए, 10 के 10 मैच में भारत जीतता है। तो 11वें मैच में भारत के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई? 100% हो गई। अब यहाँ पे जो प्रायिकता आपने निकाली है, वो किसके बेस पे निकाली? आपके पास जो डाटा था उसके बेस पे निकाली, है ना? आप वैसे तो प्रायिकता निकाल नहीं सकते थे। वैसे प्रायिकता निकालते तो फिर 50-50% होता। भारत-पाकिस्तान की अगर आप क्लास 10th के हिसाब से प्रायिकता निकालते तो 50-50% आना चाहिए था, है ना? लेकिन आपने यहाँ पे किसका यूज़ किया? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का यूज़ किया। आपके पास जो डाटा था उसका यूज़ करके आपने प्रोबेबिलिटी ज्ञात करी, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। हर एक की अपनी कमी है, हर एक की अपनी खूबी है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको डाटा दिया गया हो, ठीक है? यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट बात सीखी कि जैसे-जैसे हम डाटा को बढ़ाते जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक्यूरेट होती जाती है। जैसे आपको मैं क्लास 9th में ये बात लिखी हुई दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2 मिनट रुकिए। ये रहा क्लास 9th का मैथ और इसमें एक बात लिखी हुई थी, अगर आपने क्लास 9th के मैथ को अच्छी तरह पढ़ा है तो। देखिए, क्या लिखा कि आप जैसे-जैसे सिक्का उछालने की संख्या बढ़ाते जाएँगे, उतना ही भिन्नों का मान 0.5 के निकट होता जाएगा। जो आपके पास फ्रैक्शन है ना 1/2 है ना? हो सकता है कि 1.1/2 हो, कुछ भी हो। जो फ्रैक्शन है आपके पास, उसका जो मान है वो 0.5 के पास पहुँचता जाएगा, 50% के पास पहुँचता जाएगा। समझे? अच्छा एक बात और दिखा देते हैं। यही बात उन्होंने गिट्टे के लिए भी कह रखी है। जो सांप-सीढ़ी का गिट्टा नहीं होता, उसके लिए भी कही गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए, बोला कि आप देखेंगे कि पासे के फेंकने की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ 1 और 2 में प्रकलित किए गए भिन्न का मान 1/6 के आस-पास पहुँचता जाता है। अब 1/6 क्यों हुआ वो समझो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच। हिंदी में बोलते हैं इसको वैसे बहुत सारे नाम है इसके। एक नाम है इसका पुरातन दृष्टिकोण, क्लासिकल अप्रोच भी बोल देते हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी बोल देते हैं, है ना? और एक नाम और है, मुझे याद नहीं, वो भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला एक बार, सिर्फ़ एक बार उछाला, है ना? तो आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने कितनी निकाली? 1/2 निकाली, यानी 50%। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी आएगी? 1/2 आएगी, यानी 50%। ठीक है ना? ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। इसके अंदर डाटा का यूज़ नहीं किया, हमने थ्योरी का यूज़ किया। जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ करके हमने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बता दी। समझ में आ गई? अच्छा, इनके अंदर रिलेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच के बीच में अंतर क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जैसे-जैसे आप डाटा को बढ़ाते जाते हैं, जैसे 1000 बार उछाला, 10,000 बार उछालूँगा, तो जो प्रोबेबिलिटी है, वो पास पहुँचती जाएगी किसके? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपने एक कैसे समझाएँ आपको? पास एक एग्ज़ाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इतना नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो, ठीक है? देखिए,
एक पासा है आपके पास इस तरीके से, है ना? पासे को फेंका आपने, है ना? मान लो कि आपने पासे को फेंका मान लेते हैं 100 बार। कितनी बार फेंका? 100 बार। तो प्रायिकता 1 आने की जो प्रायिकता अगर आप ज्ञात करेंगे, मान लो कि 1 आया 100 बार फेंकने पर, 1 जो आया मान लेते हैं 17 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 17 बार, ठीक है? या फिर आप कह लो कि 18 बार आ गया, 18 बार मान लो, ठीक है? तो 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 18/100 हो गई, ठीक है? अब अगर आप पासे को 100 की बजाय 1000 बार फेंकेंगे, कितनी बार फेंकेंगे? 1000 बार। तो जो 1 आने की प्रायिकता है ना, जो 1 आने की प्रायिकता है, वो पास पहुँचती जाएगी किसके? 16.66 के, इसके पास पहुँचती जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसकी प्रायिकता किसके पास पहुँचती जाएगी? 16.66% के, या फिर आप कह लो 1/6 के आसपास पहुँचती जाएगी। जैसे-जैसे आप पासे को फेंकने की संख्या को बढ़ाते जाएँगे, तो जो आपकी प्रायिकता है किसी भी संख्या के आने की, वो 1/6 के पास पहुँचती जाएगी। और अभी हमने थ्योरेटिकल अप्रोच में देखा कि अगर मैं पासे को फेंकता हूँ, एक पैसा है और उसको मैंने सिर्फ़ 1 बार फेंका, यहाँ पर तो हमने 1000 बार फेंका, ये डाटा था ना हमारे पास, इसलिए हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब मान लो मैंने पासे को फेंका 1 बार, तो उसके अंदर 1 आने की प्रायिकता क्या आई थी अपनी? 1 आने की प्रायिकता आई थी अपनी 1/6। तो ये इनके अंदर रिलेशन है। जैसे-जैसे आप डाटा को बढ़ाते जाएँगे, तो जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर होती जाएगी थ्योरेटिकल अप्रोच की प्रोबेबिलिटी के। समझे? ये बहुत छोटी बात लगेगी आपको। आपको लगेगा कि खामखा ही खींचा जा रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप खुद सोचो कि पहले के लोगों को कैसे पता चला कि प्रायिकता निकालने का ये फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला जो है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये फ़ॉर्मूला कैसे निकाला होगा? जो बड़े-बड़े मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बार-बार एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। आपको मैं कुछ एक तथ्य दिखाता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे क्लास 10th की, तो उसमें कुछ एक बातें लिखी गई हैं, उन बातों को आप पढ़िएगा। ये रहा, देखिए क्या लिखा कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीव विज्ञानी कॉम्टे डी बुफोन ने एक सिक्के को 4040 बार उछाला, जिसमें से 2048 बार उन्हें हेड प्राप्त हुआ। तो हेड आने की जो प्रायिकता थी वो कितनी पहुँच गई? 0.50 समथिंग, यानी लगभग-लगभग 50% के पास पहुँच गई, है ना? ब्रिटेन के जेई कैरिज ने एक सिक्के को 10,000 बार उछाला। इनकी जो प्रायिकता थी वो पहुँच गई 0.5067, यानी जैसे-जैसे आप आउटकम्स को बढ़ाते जा रहे हैं, परिणामों को बढ़ाते जा रहे हैं, घटनाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे जो प्रोबेबिलिटी है, वो पहुँचती जा रही है किसके? 1/2 के आसपास। यानी जो आपने थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ी है ना अभी आपने, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या का जो आंसर आता है, उसके आसपास पहुँचती जा रही है। तो फिर वहाँ से बहुत सारे मैथमेटिशियन ने बुक लिखी और उसके बाद से फ़ॉर्मूला बना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आपको अभी तो बना-बनाया फ़ॉर्मूला मिलता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। हमें लगता है कि यार बहुत ही आसान फ़ॉर्मूला है, जिसने बनाया होगा उसको उसको बनाने में क्या दिक्कत आई होगी। लेकिन उन्होंने बार-बार एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, उन्होंने सिक्कों को 10-10 हज़ार बार उछाल के देखा। एक और भी थे, 24 देखो ये रहा, 24,000 बार उछाला था इन्होंने, जिसमें से इनकी प्रायिकता जो आई थी वो कितनी आई थी 0.5005, 50% के और भी ज़्यादा पास पहुँच गई। समझ रहे हैं? तो एक-एक सिक्के को उछाला गया 24,000 बार, 30,000 बार, उनको रिकॉर्ड किया गया। फिर देखा गया कि हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, फिर उसकी प्रायिकता निकाली गई। फिर उनकी जब प्रायिकता निकाली गई तो देखा गया कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। फिर वहाँ से फ़ॉर्मूले बनाए गए। फिर सोचा गया कि 1/2 ही क्यों आई? फिर वहाँ से निकल के आया कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या को अगर हम भाग दे देते हैं, तो हमें प्रायिकता की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है। समझे? ये मतलब था। ठीक है? तो ये बात हो गई थ्योरी पार्ट की। ठीक है? अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और अप्रोच होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो होती है आपकी एक्सियोमिक अप्रोच। एक्सियोमिक अप्रोच। ये अप्रोच आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में और क्लास 12th में इसको बहुत ही गहराई से पढ़ा जाता है। ठीक है? ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्लास 9-10th के बच्चों को लगता है कि प्रायिकता तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही फ़ॉर्मूला है। लेकिन क्लास 11th में जाने के बाद उन्हें लगता है कि ओहो! इतना मुश्किल था, क्योंकि वो क्लास 10 में पढ़ते नहीं हैं। एक फ़ॉर्मूला रट लिया उसके बाद करते हैं। वो दिक्कत देता है बाद में, ठीक है? तो ये जो एक्सियोमिक अप्रोच है, ये हम क्लास 11th-12th में पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सियोमिक अप्रोच के अंदर क्या होता है, जैसे अभी जितने भी आप ये दोनों के दोनों अप्रोच देख रहे हैं, तो इनमें जितने भी आउटकम्स होते हैं, ये सबके बराबर होते हैं। जैसे मान लो आपने सिक्का उछाला,
तो हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है टेल आए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी सेम है ना, इनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली। समप्रायिक परिणाम, समप्रायिक परिणाम क्या बोलते हैं? समप्रायिक परिणाम। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब हम सिक्का उछालते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट्स बोला जाता है मैथ की भाषा में। तो जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनमें जो भी आउटकम्स आएँगे, उन सभी आउटकम्स का अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जैसे आपने एक गिट्टा उछाला, तो जब आप गिट्टा उछालते हैं तो हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। यानी जितने भी परिणाम हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। इस तरीके के परिणामों को हम बोलते हैं समप्रायिक परिणाम। समप्रायिक परिणाम। तो अभी जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उनमें समप्रायिक परिणाम आते हैं। जब सिक्का उछाला तो 1/2 चांस है कि हेड आ जाए, 1/2 चांस है कि टेल आ जाए, है ना? इसमें भी सबके समान परिणाम प्रायिकताएँ आ रही हैं। तो इनके बारे में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में क्या होगा, आप कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें ज़रूरी नहीं है कि समप्रायिक परिणाम हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें समप्रायिक परिणाम हो। ऐसे कई होंगे जिसमें समप्रमायिक परिणाम नहीं होंगे। ठीक है? उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ़ आप इन पर ध्यान दीजिए थ्योरेटिकल अप्रोच पे। एक्सपेरिमेंटल आप क्लास 9th में सीख आए हैं, थ्योरेटिकल आपने क्लास 10th में पढ़नी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा जी। तो अब कौन-सी बातें बताएँ आपको? प्रोबेबिलिटी की लगभग सारी बातें ही बता दी गई हैं। कुछ एक शब्द हैं जो आपको और बता देते हैं। ठीक है? अच्छा जी। हेडिंग डालिए फिर आप। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, परिभाषाएँ। इनमें से एक-एक नंबर के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहली परिभाषा आप लिखिएगा, मतलब सिर्फ़ समझानी है, अगर आपने हेडिंग तो डालनी है इस चीज़ की। अ, निश्चित परिणाम, निश्चित निश्चित प्रायिकता लिखेंगे, निश्चित परिणाम लिखेंगे? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। 2 मिनट रुकिए। निश्चित घटना लिखेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आया हुआ है ना आपका इसी तरीके से, निश्चित घटना। अब निश्चित घटना क्या होती है? मान लो कि एक बैग है, उस बैग में 3 काली बॉलें हैं, 3 काली बॉलें हैं। आपको कहा गया कि आँखें बंद करो और बैग में हाथ डाल के 1 बॉल निकालो और प्रायिकता बताओ कि काली बॉल आए, काली बॉल आए। तो काली बॉल के आने की प्रायिकता क्या होगी? काली बॉल कितनी है? 3 है। कुल बॉल कितनी है? 3 है। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 1। यानी 100% चांस है, इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 100% हो गया। 100% चांस है कि काली बॉल ही आएँगी। ऐसी घटनाओं को आप बोलते हैं निश्चित घटना। समझ गए? एक दूसरी होती है आपकी अ, असंभव घटना, असंभव घटना। ये कौन-सी होती हैं? मान लो इसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको एक बैग दे दिया जिसके अंदर 3 काली बॉलें हैं और आपको मैंने क्या दिया कि यार आँखें बंद करो, 1 बॉल निकालो और प्रायिकता बताओ कि वो जो बॉल निकालोगे, वो बॉल लाल रंग की होगी। लाल बॉल बाहर आए, लाल बॉल बाहर आए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो लाल बॉल तो आने से रही, असंभव है ना? तो आप लिखोगे कैसे? लाल बॉल कितनी है? 0, कुल बॉल कितनी है? 3, तो प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, है ना? तो जिसकी प्रायिकता 0 आ जाए, वो होती हैं असंभव घटनाएँ। जिसकी प्रायिकता 100% आ जाए, 1 आ जाए, वो होती है आपकी निश्चित घटना। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, 1-2 बातें और। जो प्रायिकता होती है आपकी, प्रायिकता, वो या तो 0 हो सकती है, जैसे आपने इस केस में देखा, या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी भी हो सकती है ना, जैसे अपना सिक्का उछाला था तो हेड और टेल की प्रायिकता आई थी 1/2, 1/2 यानी 0.5, 0 से बड़ी हो गई, है ना? या फिर प्रायिकता जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। जैसे आप यहाँ पे देखा, 1 हो सकती है प्रायिकता और 1 से छोटी हो सकती है, इनसे ज़्यादा नहीं होगी। आप कभी भी देखिए प्रायिकता 2 नहीं मिलेगी आपको, है ना? 2 का मतलब 200%। हम कहने में बोल देते हैं कि 200% चांस है कि ये होगा, लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में 0% से लेकर के 100% तक ही मानी जाती है, ठीक है ना? उसी के बीच में परसेंटेज को काउंट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होती है, या फिर कह लो 0% से लेकर के 100% तक के बीच में होती है। परसेंटेज करने के लिए आप क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं ना? तो वैसे करती है मैंने। समझ में आ गई? अच्छा जी, एक बात ये याद रखिए, एक बात और याद रखनी है आपको, तो वो बात क्या है?
एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद फिर आप उस बात को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिक्का उछाला, क्या उछाला? सिक्का। तो मैं कहता हूँ यार हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कह दो कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है ना? अब मैंने सिक्का उछाला और मैंने कहा कि हेड ना आए, उसकी प्रायिकता बताओ। अब आप खुद सोचिए, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। टेल आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2 होती है। तो मैंने क्या कहा कि हेड ना आए, हेड ना आए, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी है? 1/2 है ना? तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, हमेशा। आधा प्लस आधा 1 होगा, चाहे आप एलसीएम लेके जोड़ लो तब भी 1 ही आता। एलसीएम 2 आ गया ना, 1 और 1 2। यानी हमने यहाँ से एक बात सीखी कि किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के ना घटित होने की, अगर मैं दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ दूँ, तो उसका जोड़ 1 आता है। ये समझे? एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान लो एक गिट्टा है, इस तरीके से। मैंने इस गिट्टे को ऐसे फेंक दिया, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, है ना? मैंने आपको कहा कि यार बताओ यार, 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 4 आने की प्रायिकता। तो आप कहोगे 1/6 है ना? मैं पूछ रहा हूँ कि 4 ना आए, 4 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए। 4 ना आने की प्रायिकता बताओ। अब 4 ना आने की प्रायिकता मतलब 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ जाए। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। कितने हो गए? 5 हो गए टोटल। 1 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ गए, 6 आ जाए। तो कितने हो गए परिणाम? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5 हो गए ना? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5 और टोटल परिणाम कितने? 6। तो 4 ना आने की प्रायिकता कितनी है? 5/6। 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। तो अगर आप किसी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकताओं को जोड़ दें, घटना इसी को बोलते हैं ना, किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकताओं को जोड़ दें, तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रायिकता किसी घटना के होने की, घटना के होने की, जैसे आप कह दीजिए 4 आने की, प्रायिकता 4 आने की प्लस प्रायिकता 4 ना आने की, ना आने की। इन दोनों प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसको रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं वो समझिए। पी घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, तो वहाँ से इन्होंने उठा लिया ई। प्रायिकता किसी घटना के होने की प्लस प्रायिकता किसी घटना के ना होने की। ना को रिप्रेजेंट कर दिया डैश से, ई के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया, है ना? प्रायिकता किसी घटना के होने की प्लस प्रायिकता किसी घटना के ना होने की। इन दोनों प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एक बात ये याद रखिएगा। समझ में आ गई? अच्छा, और कुछ बातें जो आपको बतानी हो, 2 मिनट रुकिए। हाँ, सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। इसको लिखना कैसे हो देखो। एक घटना में लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं। एक घटना में सभी परिणामों की सभी परिणामों की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। 1 होता है। एग्ज़ाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैंने गिट्टा उछाला, मैंने कहा कि यार 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। अगर आप इन सभी परिणामों को जोड़ दें, इसके अलावा तो कोई परिणाम होगा नहीं, तो इन सभी परिणामों को जोड़ दें, तो इनका जोड़ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। एक इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने सारी बातें बता दी हैं, कुछ एक ऐसी बातें होंगी जो नहीं बताई होंगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम हम समझ लेंगे। ठीक है? समझ में आ गई? अच्छा जी। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चंस में कोई और बातें तो नहीं रह गई। देखें क्वेश्चंस इसके। क्वेश्चन आज नहीं कराऊँगा, आज सिर्फ़ आपको बेसिक ही पढ़ाना है। क्वेश्चन करेंगे कल से, ठीक है? सैंपल स्पेस के बारे में बताना रह गया मेरा, वो बताना है अभी आपको। 2 मिनट रुकिए, मैं वो क्वेश्चन देख लूँ कि कहीं कोई बातें रह ना गई हो, है ना? तो जैसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे, कल कराऊँगा मैं इनको, लेकिन अब देख लें। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटने की और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आपको 1 लिखना है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, डैश है, 0 है। भाई जैसे वो एग्ज़ाम्पल आपको समझाया था ना कि एक बैग है, उसके अंदर 3 काली बॉलें हैं। आपको लाल बॉल की प्रायिकता निकालनी है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। आपको याद हो 0 ही आया था हमारा। ऐसी घटनाएँ क्या कहलाती हैं? असंभव घटनाएँ कहलाती हैं। मैंने आपको लिखवाया भी था। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ये कि भैया ये तो होगी ही होगी। एक बैग है जिसके अंदर 3 काली बॉलें हैं। आपको कहा कि यार हाथ डालो आँखें बंद करके और बॉल निकालो। ना, प्रायिकता बताओ कि काली बॉल ही आएगी। तो ये तो निश्चित ही है। काली ही बॉल आनी है, इसके अलावा तो कोई आएगी नहीं। है ना? तो उसकी प्रायिकता कितनी थी? 100% थी। 1 थी, 1 कहो या 100% कहो। आप चाहें तो नंबर में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक है उसमें नंबर्स में क्या है? तो 1 होगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है?
ऐसी घटना कहलाती है आपकी निश्चित घटना। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। तो बोला कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सभी सभी किसी घटना की सभी परिणामों का प्रायिकताओं का जोड़ कर लें, सभी परिणामों की प्रायिकताओं का जोड़ कर लें, तो उसका जोड़ हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना? किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, ठीक है? और कोई बात तो नहीं रह गई? नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस ही करने हैं। आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। लेकिन ये सारी डीपली बातें बतानी ज़रूरी थी। अब आपको +1 में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं सैंपल स्पेस के बारे में कुछ एक बातें बता देता हूँ, जो कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएँगे। एक तो सिक्के से रिलेटेड आएँगे और एक आपका पासे से रिलेटेड आएँगे और एक ताश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएँगे। तो उनके सैंपल स्पेस देख लेते हैं कि कुल परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं, है ना? तो हम लिखते हैं सबसे पहले सिक्के का सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सिक्के का सैंपल स्पेस। मान लीजिए कि आपने एक सिक्का उछाला। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिक्के की। एक सिक्के का सैंपल स्पेस, इसको मैं एसएस करके लिख देता हूँ। आपने कितने सिक्के उछाले? एक सिक्का उछाला। एक सिक्का उछालने के बाद क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक सिक्के का सैंपल स्पेस हो गया हेड, टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सैंपल स्पेस लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि भैया आपने 2 सिक्के उछाले, तो सबसे पहले आप उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, एस लिखेंगे। उसके बाद फिर अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, उसके बाद प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सैंपल स्पेस के बारे में जानना ज़रूरी है। एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो गया? ये हो गया, है ना? अच्छा, अगर आपने 2 सिक्के उछाले तो? 2 सिक्के उछाले तो? 2 सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा? हाँ भैया, 2 सिक्के का। बताओ शाबाश। 2 सिक्के उछाले या 1 सिक्के को 2 बार उछाला? बात सेम है ना? तो हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए। ये हो सकता है। इसके अलावा कोई और हो सकता है? नहीं। आप खुद सोच के देख लो, वीडियो पॉज़ करो, सोचो कि मैंने 1 सिक्का उछाला या फिर 2 सिक्के उछाले या फिर 1 सिक्के को 2 बार उछाला, तो क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं? क्या-क्या आ जाए? हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। मान लो मैंने 2 सिक्के ऐसे उछाले, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। 2 सिक्के उछाले, एक में हेड, एक में टेल आ जाए। 2 सिक्के उछाले, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड आ जाए। 2 सिक्के उछाले, दोनों में टेल आ जाए। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस हो गया, कुल परिणाम हो गया। क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा वो समझो। आपको कह देगा कि भैया 2 सिक्के उछाले आपने और प्रायिकता बताओ हेड-हेड आने की। दोनों ही सिक्कों में हेड-हेड आ जाए, उसकी प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा ना, इसलिए आपको सैंपल स्पेस करा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे ऐसे कि क्या-क्या आ सकता है, हेड-हेड आ सकता है, हेड-टेल आ सकता है, टेल-हेड आ सकता है, टेल-टेल आ सकता है। अब आपसे क्या पूछा कि दोनों में हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो हेड-हेड आने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? हेड-हेड कितनी बार आया है? 1 बार। हेड-हेड आने के तरीके कितने हैं? सिर्फ़ 1 तरीका है। बटे में क्या-क्या आ सकता था? हेड-हेड आ सकता था, हेड-टेल आ सकता था, टेल-हेड आ सकता था, टेल-टेल 4 आ सकते थे। आने के तरीके कितने थे? 4 आ सकते थे, उसमें से 1 आया है। तो हेड-हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 यानी 25% परसेंटेज में चेंज करें तो। यानी 25% चांस है कि अगर मैं 2 सिक्के उछालूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 25% चांस है कि अगर मैं 2 सिक्के उछालूँ, तो दोनों ही सिक्कों में हेड-हेड आए। इसके कितने परसेंट चांस है? 25%। समझे? ये मतलब है, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने 2 सिक्के उछाले और 2 सिक्के उछाले मैंने मान लो लाख बार। कितनी बार? लाख बार। तो लगभग-लगभग 25,000 के बराबर, 25,000 के बराबर ऐसा हुआ होगा कि दोनों सिक्कों में हेड आया हो। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। वो मैंने ये मैंने समझा दिया आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। कि भाई लाख बार उछाला क्योंकि डाटा हो गया ना हमारे पास, है ना? और जो पहले समझाया था वो था थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया हमारी किसकी प्रायिकता? 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि 3 सिक्के उछाले हैं। एक साथ मैंने क्या किया? 3 सिक्के उछाले, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा भैया? सोचो पहले, वीडियो पॉज़ करो, खुद सोचो कि मेरे पास 3 सिक्के हैं, है ना? मान लो मैंने एक मेरा दोस्त और है, उसका एक हाथ और है। तो हमारे तीनों के पास 3-3 सिक्के हैं, दोनों के पास 3-3 सिक्के हैं। सॉरी
हम दोनों के पास कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं। एक सिक्का इस हाथ में, एक सिक्का इस हाथ में, एक हाथ और है, तो उसमें भी 1 सिक्का है। तो मैंने तीनों सिक्कों को ऐसे उछाल दिया या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला, बात एक है भैया। 3 सिक्कों को आप 1 बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात सेम है कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए। जब आपने पहली बार सिक्का उछाला, तो हेड आ जाए, दूसरी बार सिक्का उछाला तब भी हेड आ जाए, तीसरी बार सिक्का उछाला हेड आ जाए, ये हो सकता है। या फिर आप कह लो कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला, तो तीनों के तीनों धरती पे गिरे, हो सकता है कि तीनों के तीनों पे हेड आया हो, ये भी चांस है ना? हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? और क्या हो सकता है? बताइए शाबाश। हो सकता है कि जी पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, ठीक है? अब इनका उल्टा भी संभव है। हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, है ना? अब इनके अलावा नहीं हो सकता। अब आप कैसे कहेंगे? अब आप कहेंगे जी मुझे कैसे पता कि इनके अलावा नहीं हो सकता? तो इसको करने का एक तरीका है, एक फ़ॉर्मूला है, वो है 2 की पावर n। ये इसका फ़ॉर्मूला है। यहाँ पे जो n है, ये n है नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन यू टॉस अ कॉइन। यानी जितनी बार आप कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो ये आपको तरीके बता देते हैं। मान लो कि आपने कॉइन को टॉस किया 2 बार, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या फिर 2 कॉइनों को एक साथ टॉस किया, तो कितने परिणाम होंगे? 4 होंगे। कैसे? आप इसके अंदर पुट कर लो, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी परिणाम कितने आएँगे? 4 आएँगे। समझे? मान लो कि आपने 4 सिक्कों का 4 सिक्के उछाले हैं या फिर एक सिक्के को 4 बार उछाला है। तो 4 सिक्के उछाले तो 4 सिक्कों का सैंपल स्पेस में कितने परिणाम होंगे? तो आपने 4 सिक्के उछाले तो कुल कितने परिणाम होंगे? कैसे पता चलेगा? इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से पता चल जाएगा। 2 की पावर 4 कर दो। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 32 हो गया। नहीं 30 नहीं 2 नहीं हुआ, 16 हो गया, 16 हो गया। यानी जब आप एक सिक्के को 4 बार उछालें या फिर 4 सिक्कों को एक बार उछालें, तो 16 परिणाम हो सकते हैं, 16 के अलावा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पहले चारों के चारों में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, चौथे में टेल आ जाए। ऐसे करते-करते 16 परिणाम हो सकते हैं, 16 के अलावा नहीं होगा। समझे? तो ये आपका फ़ॉर्मूला है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे वैसे 4 का कोई आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, 3 तक ही हैं क्वेश्चन्स आपके। 4 के फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? मान लो कि आप ये जानना चाहते हैं कि जब मैंने 4 सिक्के उछाले, तो क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं? तो एक तो तरीका हम ऐसे-ऐसे लिखें कि भई पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल, चौथे में टेल, फिर चारों में हेड आ जाए। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी एक छोटी-सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया है 2 की पावर n, इसको आप समझेंगे क्लास 11th में, ठीक है? अभी नहीं समझेंगे, क्लास 11th में एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पे आप ये समझेंगे कि 2 की पावर n ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? अच्छा, अगर हम आपने 4 बार सिक्के को उछाला, जब आपने एक सिक्के को 4 बार उछाला, है ना? तो उसके परिणाम कैसे लिखेंगे? क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे, आप सोच-सोच के कि यार हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, चौथे में हेड, ऐसे सोच के लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और क्या पता लिख भी ना पाएँ सही तरीके से। तो उसका एक तरीका होता है। कैसे? देखो, तो 4 सिक्कों को जब आपने उछाला है या फिर एक सिक्के को 4 बार उछाला है, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 16 हो सकते हैं। 2 की पावर 4 16 हो सकते हैं। तो 16 का करो आधा, कितना हो गया? 8। तो आप 8 बार हेड लिख दो। कितनी बार हेड लिख दिया आपने? 8 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बार और लिख देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं 8 बार, है ना? 8 बार ही टेल लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? भई आपने 4 सिक्कों को उछाला है, आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं, तो उनको किस तरीके से लिखना है, वो आपको बताया जा रहा है। तो 4 सिक्के जब आपने उछाले हैं, तो 16 परिणाम हो सकते हैं। 2 की पावर 4 16 हो गया। 16 के अलावा और कोई परिणाम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उन 16 के अलावा कोई और भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो उन 16 को हम लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? 16 का आधा किया 8, तो आप 8 बार हेड लिखेंगे, 8 बार टेल लिखेंगे। फिर वापस 8 का आधा हो गया 4, यानी 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। फिर वापस से 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। अब 4 का आधा हो गया 2, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे। अब 2 का आधा हो गया 1, यानी 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड,
टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। तो इस तरीके से ये आपके 16 परिणाम होंगे। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, चौथे में टेल, ऐसे आ जाए। ऐसे करते-करते हमारे पास ये 16 परिणाम हो सकते हैं। वैसे 4 सिक्कों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 11th-12th में आता है, एक क्वेश्चन आता है। उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है? तो ये हमने सैंपल स्पेस डिस्कस किया सिक्के का, है ना? अब हम बात करते हैं साँप-सीढ़ी वाले गिट्टे की, मतलब पासे की। तो पासा जब हम फेंकेंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो जी, पासे का सैंपल स्पेस, पासे का सैंपल स्पेस, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है 6 की पावर n। ये फ़ॉर्मूला भी आप +1 में सीखेंगे कि कहाँ से आया। अभी बस आप समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, तो पासे का सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? वो देखो, मान लेते हैं कि आपने एक पासा फेंका है, या फिर पासे को एक बार फेंका है, या फिर एक पासा फेंका है, बात एक ही है। ठीक है? एक पासे का सैंपल स्पेस क्या होगा वो समझते हैं। जब आप एक पासे को फेंकोगे तो क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं? हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं से रहा। तो ये एक पासे का सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस का मतलब कुल जितने परिणाम हो सकते हैं उनको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, सेट बना दिया एक। ठीक है? अच्छा जी। अगर आप 2 पासे को फेंकते हैं तो क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? वो देखते हैं। 2 पासे का सैंपल स्पेस, ठीक है? अगर आप 2 पासों को फेंकते हैं, तो क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? ध्यान से समझना। हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए, आपके हाथ में 2 पासे हैं, आपने ऐसे-ऐसे गुड़गुड़ाए और फेंक दिए। हो सकता है कि एक में 1 आए और दूसरे पासे में, जो दूसरा पासा आपका, उसमें 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। ये हो सकते हैं। या फिर हो सकता है पहले में 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 हो सकता है क्या? 2, 7 पहले में 2, दूसरे में 7 नहीं हो सकता। असंभव घटना है भैया ये, कैसे हो सकता है? 6 तक तो लिखे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने बनाना है। एक ये भी हो सकता है 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4, 3 5 और 3 6। हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए और 4 6 आ जाए। हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए। 5 4 का मतलब समझ गए कि 2 पासे जब आप फेंक के हैं तो एक पासे पे 5 आ जाए और एक पासे पे 4 लिखा आ जाए। हो सकता है 5 5 आ जाए, हो सकता है 5 6 आ जाए। हो सकता है कि 6 1 आ जाए, हो सकता है 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। बात समझ में आ गई? ये 2 पासों का सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा 6 की पावर n का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एक पासा उछाला और आप जानना चाहते हैं कि एक पासा उछालने पर कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, तो आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। 6 की पावर 1 कितना हो गया? 6 यानी 6 परिणाम हो सकते हैं, हमने देखा भी। 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36 कुछ-कुछ 36 हो गया ना? तो अगर आप 2 पासे को उछालते हैं, तो उनके 36 परिणाम हो सकते हैं। अगर आप 3 पासे को उछालेंगे तो कितने हो गए? 6 की पावर 3 216 यानी अगर आप 3 पासे को उछालते हैं, तो उसके टोटल परिणाम कितने हो जाएँगे? 216 हो जाएँगे। इनको नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ़ आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो भी समझ लो एक बार। क्वेश्चन समझने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ होना करना आसान होगा। आपको मैं क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ एक बार, रुकिए 2 मिनट। 2 पासों का भी क्वेश्चन है, जो कि लास्ट में है आपका। ये रहा। देखो, क्या बोल रखा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। जब आपने 2 पासे फेंके, तो 2 पासे फेंकने के बाद आपके 36 परिणाम आए, अभी हमने देखा ना। तो उन 36 परिणामों में दोनों पासों का जो जोड़ है, वो 2 होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या है? 1/36 है। इसका मतलब समझिए, जैसे आपके पास ये 36 परिणाम हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें उनकी प्रायिकता निकालनी है जिनका जोड़ 2 है। अब जोड़ 2 सिर्फ़ इस का है। इन 36 में से सिर्फ़ एक ऐसा परिणाम है जिसका जोड़ 2 है, बाकी किसी का जोड़ 2 नहीं है। ठीक है? तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1 क्योंकि 1 ही है बटा 36। ऐसे ही फिर बोला गया
अभी मैं क्वेश्चन कराऊँगा लेकिन सिर्फ विजुलाइज़ कराने के लिए कि ताकि आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब बोला कि जोड़ 4 होना चाहिए, इसकी प्रायिकता बताओ? देख लेते हैं, 4 जोड़ होना चाहिए ना, तो 4 जोड़ किस-किस का है? तो मिटा देता हूँ, 4 जोड़ किस-किस का है? एक तो इसका हो गया, एक 3 का और 2-2 का जोड़ हो गया, 3-1 का जोड़ हो गया, है ना? फिर और किसी का 4 जोड़ होगा? नहीं होगा। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो यानी कि दोनों का जोड़ 4 हो, ऐसी प्रायिकता कितनी है? 3, टोटल 3 ही है, टोटल कितने हैं? 36। अनुकूल परिणामों की संख्या तो 3 होगी ना? तो ये पहले आप सैंपल स्पेस लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 36, तो प्रायिकता आ गई आपकी 3/36, है ना? अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है, इसलिए आपको सैंपल स्पेस कराया जा रहा है। समझ में आई? इस टाइप के अगर आप सिक्के की बात करें, तो सिक्के का भी एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद करें, ठीक है? कहाँ गया सिक्का वो? ये रहा। ये तो पासा है, एक पासे को 2 बार फेंका गया, वापस से पासे का क्वेश्चन आ गया। ये रहा, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो हमने 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस करा है ना, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो बोला कि प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया गया। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी तीनों के तीनों उचित होने पर, तीनों के तीनों पट होने की प्रायिकता पर हनीफ खेल में जीत जाएगा और बाकी वो हार जाएगा। तो जीतने की प्रायिकता ज्ञात, हारने की प्रायिकता ज्ञात करें, है ना? तो हारेगा कब? जब तीनों में ना तो हेड होगा, ना ही टेल होगा। तीनों के तीनों में ना तो हेड होगा, ना ही टेल होगा। तो आप देखेंगे, तो ऐसे कितने परिणाम हैं जिनमें तीनों में हेड और टेल नहीं है? हेड और टेल नहीं है। हेड और टेल हैं किसमें? इसमें है ना? सॉरी, इसमें नहीं है, ये कहाँ गया? ये रहा। तो जीतने के चांसेस कितने हैं उसके पास? 2/8, यानी 1/4, 25% चांस है कि वो जीत जाए और बाकी 75% चांस है कि वो हार जाए। ये मतलब है इनका। अभी मैं कल कराऊँगा इनको, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा फिर। समझ में आ गई ना? अभी हमने किस पे डिस्कस किया? सिक्के पे और पासे पे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे आपकी बुक में, तो आप क्वेश्चन्स को खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट सैंपल स्पेस रह गया, जो कि है हमारा ताश का। उसको भी लिखवा देते हैं, इसको आप नोट करिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा लेक्चर लंबा होगा, मुझे पता है इतनी बात का, लेकिन ये सारी बातें ज़रूरी हैं। ताश का सैंपल स्पेस, ठीक है? ताश में आप एक ही ताश की गड्डी से खेलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 ताश की गड्डी से खेल रहा हूँ, नहीं, एक ही ताश की गड्डी से, ठीक है? तो देखो जी, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, एक अपन डायग्राम बनाएँगे। तो सबसे पहले ताश होते कितने हैं? कुल मिलाकर ताश होते हैं 52, 52 ताश होते हैं, जिसमें से 26 ताश होते हैं आपके काले और 26 ताश होते हैं आपके लाल। ऐसा नहीं कि गोरे, नहीं, लाल, ठीक है? ठीक है। तो 26 जो काले ताश हैं, उनमें से 13-13 के सेट बने होते हैं। उनमें से 13 ताश जो हैं, वो होते हैं हुकम के। 13 ताश जो हैं, वो होते हैं चिड़ी के, ठीक है? अच्छा, लाल ताशों की अगर मैं बात करूँ, तो 26 लाल ताश है ना, इसमें से 13 ताश जो हैं, वो होते हैं पान के और 13 ताश जो हैं, वो होते हैं ईंट के। आप ऐसे याद रख लीजिए ना, पान लाल होता है, खाने के बाद आपका मुँह लाल हो जाता है, तो लाल लाल पत्ता हो गया। ईंट जो है वो भी लाल होती है, चिड़ी जो है वो एक प्रकार से काली है ना? हुक्म जो है वो भी काला है। आपको मैं आपकी बुक में इसके आकृति दिखा देता हूँ। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक पढ़िएगा। बुक में जितनी बातें थी सारी मैंने बताने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बातें रहेंगी। जैसे देखिए, ये आपका क्वेश्चन 36 सैंपल स्पेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो कहाँ गया आपका चिड़ी वाला? 1 मिनट। ताश वाला, इसमें आकृति दिखा गई हैं थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी, तो थोड़ा-सा विजुअलाइज़ कर पाएँगे आप। चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आ गया, ये रहा, ये रहा। 4 समूह हुक्म, पान, ईंट, चिड़ी। समझ में आ रहे हैं? 52 जो पत्ते हैं उनके 4-4 टुकड़े हो गए। 13-13, 13-13 करके 52 पत्ते में 26 लाल, 26 काले हो गए ना, फिर 13-13 के टुकड़े बने, तो 4 टुकड़े बने ना, 13-13, 13 टुकड़े 52 हो गया। 13 तो हैं हुक्म के, 13 हैं पान के, 13 हैं ईंट के, 13 हैं चिड़ी के। हुक्म का जो पत्ता होता है वो इस तरीके का दिखता है। पान के जो पत्ते होते हैं उन पे ऐसा डायग्राम बना होता है और ईंट पे ऐसा बना होता है, चिड़ी पे ऐसा बना होता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, है ना? वैसे आप इतना तो ध्यान रख ही लेंगे। तो जो 13 के हुक्म के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 पत्तों पे तो ऐसे लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो 1 है उस पे ए लिखा होता है ए, लेकिन फिर वो चलो उसका कोई यूज़ नहीं है ना, इसलिए हमने बताया नहीं। तो 1 से 10 तक ऐसे लिखा होता है, मतलब 1 लिखा होगा, हुक्म का साइन होगा, 2 लिखा होगा, हुक्म का साइन होगा, 3 लिखा होगा, हुक्म का साइन होगा। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई हुक्म का तिक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हुक्म का तिक्का तो सिर्फ़ एक ही होता है, 52 कार्ड्स में सिर्फ़ एक ही ऐसा है जो हुक्म का तिक्का है। हुक्म का तिक्का कितना है? सिर्फ़ 1 है। अच्छा जी, ऐसे 10 तक लिखे होते हैं, टोटल 13 है ना? बाकी जो 3 पत्ते हैं उन पे नाम लिखा होता है, मतलब नाम नहीं शक्ल लिखी होती है। बादशाह, बेगम और गुलाम, पति-पत्नी और उसका नौकर। इस तरीके से 3 पिक्चर्स होती हैं, ठीक है? ऐसे ही चिड़ी के साथ है भाई। इसके अंदर 10 ऐसे पत्ते लिखे होंगे, 3, 4, 5, 6, सत्ता, अट्ठा, नैला, दैला ऐसे करके बोला जाता है। फिर बादशाह, बेगम और गुलाम। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत हुई थी, वो एक जुआरी ने की थी। जुआरी के मन में सबसे पहले कल्पना आई थी कि मुझे परसेंटेज निकालनी है, मुझे पता करना है कि सिक्का उछालने के बाद कितना परसेंट चांस है कि हेड आएगा। आपको ये बहुत आसान भाषा में लगती होगी कि 50% चांस है, सबको पता है। लेकिन नहीं भाई, उस टाइम किसी को नहीं पता था। बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं और वही छोटी बातें वो बन जाती हैं, खोज बन जाती हैं, ठीक है? पान में भी यही चीज़ होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर बादशाह आएगा, बेगम आएगा और गुलाम आएगा। ये सारी बातें जो हैं जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो जब भी लिखवाऊँगा, ठीक है? लेकिन एक बार बताना ज़रूरी है ताकि आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें। इसमें भी ऐसी ही चीज़ है बादशाह, बेगम और गुलाम। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो बादशाह, बेगम, गुलाम हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड क्योंकि इनकी शक्ल चिपकी होती है वहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि 52 जो टोटल पत्ते हैं उनमें 12 पत्ते ऐसे हैं जो फेस कार्ड हैं, है ना? अच्छा 6 पत्ते ऐसे हैं जो काले फेस कार्ड हैं, 6 पत्ते ऐसे हैं जो लाल फेस कार्ड हैं, समझे? ठीक है? अच्छा 52 पत्तों में 13 हुक्म के पत्ते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते हैं, 13 पान के पत्ते हैं, 13 ईंट के पत्ते हैं, है ना? तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। देखें, जैसे तो आप यही यही देख लेते हैं, उदाहरण देख लो। लिखा कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से फेंटी हुई का मतलब ऐसे उसको फेंटा हुआ है ना? उसमें से एक पत्ता निकाला गया, रैंडमली निकाला गया बिना ऐसे चीटिंग के, है ना? तो इसकी प्रायिकता बताओ कि यह पत्ता एक इक्का होगा। इक्का की प्रायिकता बतानी है, इक्के की प्रायिकता, इक्के की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना? इक्के कितने हैं टोटल? 52 पत्तों में टोटल पत्ते कितने टोटल इक्के कितने हैं? इक्का है 4 ध्यान दीजिए, 52 पत्ते हैं ना आपके पास? ये देख लो, 52 पत्ते हैं, इक्के कितने हैं? इक्का हुक्म का भी है, इक्का चिड़ी का भी है, इक्का पान का भी है, इक्का ईंट का भी है। तो इक्के तो 4 हो गए ना टोटल? इक्के कितने हैं? 4 टोटल पत्ते कितने हैं? 52 तो इक्के की आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4 बटा 52 समझे? अब आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 1/13 हो गया, 1/13 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100/13 हो गया। 13 सत्ता 51 होता है। 13 पंजा 65, 13 छिक्का 13 सत्ता 13 अट्ठा 38 24 जी, हाँ, यानी लगभग-लगभग 80% चांस है। लगभग बता रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा होगा कम होगा बेसिकली। तो 80% चांस है, नहीं 80% तो मैंने गलत बोल दिया यार। 8% है। मैंने 80 गलत बोल दिया, 8 है भाई। 80% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी जब आप एक पत्ता निकालेंगे तो 8% चांस है कि वो पत्ता एक इक्का होगा। तो आपने इसको परसेंटेज में चेंज करके विजुअलाइज़ कर पा रहे हो। ये मेन कांसेप्ट है ना? आप पत्ते खेल रहे हो और अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ठीक है, आपके पास एक ताश की गड्डी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रायिकता बताओ लाल पत्ता आने की, लाल पत्ते की प्रायिकता। तो लाल पत्ते कितने हैं? 26 हैं, टोटल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। तो ये होगा 1/2 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% हो गया। यानी जब मैं उसमें से पत्ता निकालूँगा तो 50% चांस है कि वो पत्ता लाल होगा। समझ रहे हैं? परसेंटेज वाला गेम बहुत अच्छा है, ठीक है ना? आपने पत्ता निकाला 50% चांस है कि लाल होगा, 50% चांस है कि काला होगा, ठीक है? जुआरी ने इसकी संकल्पना की थी प्रायिकता की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आई? इस तरीके से हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ लिया। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। हो सकता है कि अभी भी कुछ एक चीज़ें रह गई हों। सारी बातें बताना संभव नहीं होता। कुछ एक बातें, कुछ एक टर्म्स रह गई होंगी, है ना? तो उनको आप खुद पढ़िएगा। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी भूमिका को पढ़िए, टाइम लगाइए, इंटरेस्ट आएगा।
है ना? अच्छा इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता पूछी है, इक्का नहीं होगा। ये थोड़ा-सा और समझा देता हूँ। अब किसकी प्रायिकता पूछी है? इक्का नहीं होगा। इक्का नहीं होगा तो और क्या कितने पत्ते रह गए? मान लो आपने एक पत्ता निकालना है और आपसे बोला गया कि कितने परसेंट चांस है कि भैया इक्का नहीं निकलना चाहिए, इक्का नहीं निकलना चाहिए। तो इक्के तो 4 हैं, बाकी कितने बच गए? 48 बच गए। इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 48/52। इसको आप परसेंटेज में कर सकते हैं अपने आप, है ना? या फिर आप इक्का ना होने की प्रायिकता ऐसे भी निकाल सकते थे। हमने पढ़ा तो है कि प्रायिकता इक्का होने की प्लस प्रायिकता इक्का ना होने की। किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। इक्का होने की प्रायिकता आई थी 4/52, इक्का ना होने की हमने प्रायिकता बतानी है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। ये 4/52 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का। तो प्रायिकता इक्का ना होने की, इक्का ना होने की। तो ये हो गया 1 - 4/52। एलसीएम लेंगे तो 52 में 4 गया, 48/52 वापस से आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई कुछ रह गया हो तो आपको बताना। नहीं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप एक काम कीजिएगा, करने को तो आप पूरी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं आसानी से, सारी आपको सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आसान-आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको करने हैं। 6 से लेकर के सारे क्वेश्चन, 6 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन। और आप ये मत समझिएगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो छोड़ देना है। जैसे ये जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही है वैसे तो। करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप कराएँगे ही, है ना? तो 6 से लेकर के सारे क्वेश्चन जो हैं आप ये खुद ब खुद कर सकते हैं। सारी बातें जो बताने की थी वो बता दी गई, है ना? किसी में कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए तो फिर अपन कल मिलेंगे तो कल कर लेंगे। सबसे पहली बात वापस बता देता हूँ, ये लेक्चर अगर अगर अभी तक आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता चले ना कि कितने स्टूडेंट्स ने असल में यहाँ तक देखा है ना? तो आपको करना कैसे है, ये लेक्चर देख लिया आपने अच्छी तरह से, है ना? तो अब आप जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी भूमिका पढ़िए, ये भूमिका पढ़िए। मैं सारी बातें नहीं बता सकता, समझिए इस चीज़ को, है ना? सारी बातें याद भी नहीं रहती भैया, कितनी बातें बता देंगे, कुछ एक बातें छूटेंगी। ये जो भूमिका है ना इसको पढ़िए, तो मन लगा के पढ़िए और अगर आपका इंटरेस्ट होगा इतनी वीडियो देखिए तो आपके अंदर इंटरेस्ट है जानने का, सिंपल सी बात है। आप चाहते हैं कि मैथमेटिशियन बने या फिर मैथ्स में आगे बढ़ोतरी करें, है ना? तो आप ये जो भूमिका है इसको पढ़िए यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइए। पहले एग्ज़ाम्पल लगाइएगा सारे के सारे। एग्ज़ाम्पल जब लगाएँ ना तो एग्ज़ाम्पल में टिप्पणी दी गई है बीच-बीच में, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना? जैसे मैंने प्रारंभिक घटना नहीं बताया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? वैसे प्रारंभिक घटना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो सारी चीज़ें पढ़ के उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। एग्ज़ाम्पल करके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएँगे। कल की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।